गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में, जश्न अदब साहित्य उत्सव के आज इस बेहतरीन सत्र में हम सब उपस्थित हैं। सिनेमा और थिएटर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, क्योंकि सिनेमा और थिएटर निस्संदेह कला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। लेकिन इन दोनों भागों में, शुक्रिया खुबैब, बहुत बहुत धन्यवाद, इन दोनों भागों में भाषा जो होती है, जो संवाद जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं राजेश तैलांग साहब का। जोरदार तालियां हो जाएं। वेरी डिलाइटेड टू हैव अमंग्स अस राजेश जी। मैं बहुत खूब, और राजेश साहब की जो बहुत बेहतरीन कविताएं हैं, अभी हम सब लोग जी हाँ चौपाल में, राजेश साहब प्लीज प्लीज बैठिए, विराजमान हो, तशरीफ रखें। भाषा जो होती है बहुत सुंदर होती है, और आज इसी भाषा की इन बारीकियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिनेमा और थिएटर, भाषाई उतार चढ़ाव। रंजीत साहब ने मुझे गो हेड दे दिया है, सो यस आई विल बी गोइंग अहेड विद दैट। हमारे बीच उपस्थित हैं, चाहे मैं 2013 में आपकी पिक्चर सिद्धार्थ की बात करूं, मिर्जापुर, सिलेक्शन डे, दिल्ली क्राइम, पंगा, नायाब हैं राजेश साहब। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत मुझे खूबसूरत लगता है, दैट ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ फ्लूट। एक कलाकार के रूप में आप किस तरह से अपने आप को एक बांसुरी वादक के रूप में हमें परिचय देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश साहब, स्वागत आपका। और ये किरदारी भूमिका इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं देखती हूँ 2013 में किस प्रकार से सिद्धार्थ, जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है, एंड हाउ द सन गोज मिसिंग इन द मूवी सिद्धार्थ में जो राजेश साहब का काम है, बहुत ही तारीफ के काबिल है। और हमारे बीच उपस्थित हैं द सिविल सर्वेंट, द TEDx स्पीकर, राइटर, ऑथर, एंड अबव ऑल अ ग्रेट ह्यूमन एंड अ ग्रेट सोल, निरुपमा कोटरू मैम। जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चाहे मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड की बात करूं या सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करूं, मैं सौभाग्यवान हूं कि मेरा और निरुपमा मैम का थोड़ा शैक्षणिक जो यात्रा रही है वो समान रही है, और आपका स्नेहिल आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश जी, निरुपमा जी, मैम, स्वागत है। सिनेमा और थिएटर, राजेश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। कलाकार के रूप में सिनेमा में हम सब आपको बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो, पर्दा तो है ही ना। लेकिन जब मैं थिएटर में लाइव में राजेश साहब की सुनती हूँ, उनकी कविताओं को सुनती हूँ, अभी जैसे मैंने देखा, भाव अलग है। एक कलाकार के लिए उसकी जो भाषा है कितनी महत्वपूर्ण है, कला के क्षेत्र में भाषा का क्या महत्व है। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, तालियां होनी चाहिए स्वागत करते हुए जश्न-ए-अदब साहित्य उत्सव। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जिस भी मीडियम में काम करते हैं उसको ऑडियो विजुअल मीडियम कहते हैं, तो उतना ही महत्व है भाषा का भी। और अभिनेता के तौर पे भाषा से अधिक महत्व है जबान का, बोलने का। क्योंकि आपको चाहे भाषा, मतलब भाषा की समझ होनी चाहिए, लेकिन उसमें पारंगत होना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि राइटर्स होते हैं जो आपको लिख के देते हैं, और लेकिन आपको उसको कहने का अंदाज और उसको और जोरदार तालियां हो जाएं हम सब के बहुत ही खास, हम सब के बहुत ही प्रिय मनु ऋषि चड्ढा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। चाहे मनु साहब हम फुकरे की बात करें, यू टर्न की बात करें, या ओए लकी लकी ओए की बात करें, या फंस गए रे ओबामा की बात करें, आपका हर किरदार हमारे दिल के बहुत करीब है। तालियों के साथ एक बार फिर मनु ऋषि चड्ढा जी, सिनेमा और थिएटर। राजेश जी, कमिंग टू यू। नहीं, मैं यही कह रहा था कि एक अभिनेता के तौर पे तो भाषा से अधिक जबान का महत्व है, क्योंकि और हमें एक अभिनेता के तौर पे बहुत सारी भाषा बोलनी पड़ती है, बहुत सारी बोलियां और बहुत सारे क्या कहना एक्सेंट पकड़ने पड़ते हैं। तो जबान पे और उस का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जब तक एक अभिनेता साहित्य नहीं पढ़ता, तब तक वो जबान में भी पकड़ नहीं आती है। तो एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगता है कि हमें साहित्य से लेके चाय की टपरी में बोले जाने वाली भाषा, या जो बिल्कुल फुटपाथ पे बोले जाने वाली भाषा, दोनों में बराबर हमें पकड़ होनी चाहिए। बहुत खूब।
इसी के साथ मैं निरुपमा मैम के पास आना चाहते हैं। निरुपमा मैम, जब हम थिएटर की दुनिया की बात करते हैं, एनएसडी में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी जो भूमिका, आपका जो योगदान रहा है, वो हर जगह उसकी प्रशंसा रहती है। मैम, आपके अनुसार जब सिनेमा और थिएटर और भाषाई उतार चढ़ाव को हम देख रहे हैं, what important role has theatre to the world of cinema has been playing in the bigger picture of education and national building? थिएटर की बात, मतलब थिएटर और सिनेमा का कंट्रीब्यूशन की बात जी, कर रहे हैं ना, भाषा की एक अलग वो है। शुरुआत कंट्रीब्यूशन से। तो थिएटर तो मेरे ख्याल से बहुत ही पुरानी एक शैली, आर्ट फॉर्म है। आप देखें नाट्य शास्त्र के समय से, और जैसे पेंटिंग्स अगर हम ले तो पहली तो केव पेंटिंग्स पे जाना पड़ेगा हमें, तो उसी तरह थिएटर बहुत नेचुरली एक बॉर्न हुआ था इंसान के अंदर। जो नाटक, उसको खेलना कहते हैं ना, हम कहते हैं नाटक खेलना। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि नाटक खेला जाता है। आप लोग आके उसको कुछ एक प्रसन्ना जी ने जो बात कही है, एनएसडी में पढ़ाते थे, हाँ प्ले बोलते हैं, एक झूठ, एक सच्ची बात को झूठ के सहारे कहना नाटक है। प्रसन्ना जी ने ये कहा है कि आपको पता है कि अगर राजेश जी प्ले कर रहे हैं, समझिए सम्राट अशोक, तो ये तो अशोक है नहीं, और इनकी जो धर्मपत्नी है, आपको पता है सच में नहीं हो रहा वहां पे, और मगध की बात नहीं हो रही, और सच में खून खराबा नहीं हो रहा, पीछे वो आपको दिखा रहे हैं शैडो से वो तलवारें चल रही हैं, तो आपको पता है सब झूठ है। लेकिन कुछ गहरी बात और सच्ची बात कहने का तरीका है वो खेल के माध्यम से। तो उसमें थिएटर में मूवमेंट और स्टेज प्लेसमेंट राजेश जी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो हमारे एनएसडी से पढ़े हैं। और एनएसडी में एक बात बहुत अच्छी है कि लिटरेचर का एक्सपोजर बहुत मिलता है। मैंने सभी से ये सुना है, पंकज त्रिपाठी जी भी जो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे हमें बहुत किताबें पढ़ने को मिलती है, इरफान भाई कहते थे। तो जहाँ एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा काम वो किया है, थिएटर की ट्रेनिंग में लिटरेचर वगैरह बहुत महत्व उन्होंने दिया है। लिटरेचर के बच्चे जो आते हैं एनएसडी, वो समझें कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर में बहुत डेप्थ होती है। एक्चुअली लिटरेचर आगे चलता है हमेशा बाकी इन माध्यमों से। अगर आप देखें लिटरेचर, पहले कोई कहानी या उपन्यास लिखा होगा 1950s में किसी ने, उसमें फिल्में बनते बनते कभी कभी 2 दशक भी बीत जाते हैं। जब उदाहरण के तौर पे जब ये नई कहानी मूवमेंट आई थी हिंदी लिटरेचर में, मेरे ख्याल से 50s 60s में, मनु भंडारी जी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, बहुत बड़े बड़े नाम थे, इन्होंने शुरू किए थे। मतलब एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी। जैसे लघु कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत पहले एक मूवमेंट शुरू की थी शॉर्ट स्टोरीज में। तो मगर जब वो पर्दे पे आती है रजनीगंधा बन के, मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है, तो बहुत टाइम लग जाता है। 70s में आई, तो मतलब वो सोच उस वक्त वर्किंग लेडी की, और वो फोकस कि उसमें प्रोटैगनिस्ट एक लेडी है और उसकी चॉइसेस के लेके फिल्म बनी है। तो लिटरेचर तो बहुत आगे चलता है हमारे देश में। खासकर हमने देखा लिटरेचर हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। हर चीज़ का क्रिटिसिज्म किया लिटरेचर ने, हर चीज़ पे चोट लगाई है, चाहे कास्ट सिस्टम हो, ज़मींदारी हो, हर तरह का ऑपरेशन जो भी हुआ है, ऑपरेस क्लासेस की बात की है। और सिनेमा तो बहुत बाद में आया, थिएटर से शुरुआत हुई। थिएटर में बहुत प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स रही, इप्टा वगैरह की रही, आप सब लोग जानते हैं। और देश के हर कोने में अलग अलग थिएटर के ग्रुप्स, जैसे बंगाल में बादल सरकार जी से शुरुआत हुई, और फिर कन्नड़ में अलग मूवमेंट चली, और आगे जाके मॉडर्न में गिरीश कर्नाड साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे। हिंदी में बहुत अच्छे नाटक लिखे गए, मोहन राकेश जी हों, धर्मवीर भारती हों, वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। धर्मवीर भारती जी के अंधा युग को तो हम जानते हैं कितनी अच्छी उन्होंने महाभारत में से कहानियाँ निकाल के बहुत ज़रूरी बातें कही हैं युद्ध के बारे में। तो थिएटर तो टाइमलेस है। सिनेमा पे जो हम आते हैं, सिनेमा अभी भी मुझे लगता है बहुत यंग मीडियम है एक तरह से। 100 साल ही पूरे हुए हैं अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें। थिएटर तो बहुत ही पुराना है, और फोक थिएटर बहुत पुराना है। चाहे वो हमारे रामलीला हो या यक्षगान हो या जात्रा हो, ये बहुत पुराने आर्ट फॉर्म्स है, कहीं ना कहीं हमारे देश में हमेशा से रहते थे। तो सिनेमा इज द यंगेस्ट मीडियम इफ यू टॉक अबाउट द मीडियम। Very well put. With that, I'll come to Manu Rishi Chadda ji. Manu, there is this sense that we are all connected. हम सब जुड़े हुए हैं. Cinema and theatre have both, in their own different formats, they've played an important progressive role. Your take?
क्या सिनेमा और थिएटर मानव समाज के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाई है अभी तक? समाज के लिए तो जो ये इम्प्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, वो दोनों में जिम्मेदारी से हो ही रहा है हमेशा से। एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा भी हम साथ में जोड़ देते हैं ताकि समाज के लिए कुछ भी हमें कहना हो, कोई भी माध्यम हम चुने, हमें कहना ही चाहिए। समाज से मिल रहा है, समाज को देना है, ये तो एक मकसद होना ही चाहिए। तो आई थिंक रंगमंच, थिएटर और सिनेमा दोनों ये काम तो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, ये मेरा मानना तो है। मैंने थिएटर को जितना समझा, मैं अस्मिता एक ग्रुप है, अरविंद गौड़ उनके डायरेक्टर हैं, कल उनका एक प्ले भी है अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती का। तो मेरी शुरुआत उस नाटक से ही हुई थी और मैं कोरस में था, मुझे गाना आता नहीं था, लेकिन क्योंकि अरविंद जी का मानना था कि स्टेज पे बैठकर आप उनको गाएंगे भी तो भी आप स्टेज का एक हिस्सा बनेंगे, एक्सप्रेशन का हिस्सा बनेंगे। तो उस नाटक के अंदर भी जो जिस तरीके से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने महाभारत के एक चैप्टर का एक कैरेक्टर के थ्रू बताना चाहा, और उसका क्रिटिसिज्म भी आप कह लीजिए कि जैसा आप समझते आए हैं वैसा नहीं है, उससे परे भी कुछ है, तो कहीं ना कहीं समाज को तो हम दे ही रहे हैं दोनों ही माध्यम से। और इतना ही कहूँगा मैं, आई थिंक बोथ द मीडियम्स आर डूइंग द ड्यूटी। ब्रिलियंट। ओके, नाउ आप जब मीडियम्स की बात कर रहे हैं तो आज दोनों मीडियम में बहुत फर्क है, शुरुआती तौर से भी, और टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा इन चीजों को मुकर दिया है। जब हम थिएटर में हैं तो कलाकार हमारे सामने लाइव है, जब वही कलाकार सिनेमा के लिए तो उसके लिए प्रमुखता कैमरे की लेंस है। नाउ विद दिस वाइड वेरिएंस, क्या इसका प्रभाव कला पर और कलाकार पे क्या रहता है? ऑडियंस आई थिंक दोनों मीडियम्स को देखती है और तैयार होकर आती है कि आज हमें थिएटर देखना है और आज हमें सिनेमा देखना है। तो जब वो सिनेमा देख रहे होते हैं तो उसमें भी एक शक्ति होती है सिनेमा में अपनी। मैं बहुत तरीके से मानता हूँ कि आपको सिनेमा हॉल के अंदर एक अंधेरे में बिठा दिया जाता है और जो रोशनी सिनेमा के थ्रू या कहानी सिनेमा के थ्रू या जो ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बन रहा है वो बखूबी निभाता ही है सिनेमा। तो कहाँ इमोशनली जब हम कुछ चीज़ ले रहे होते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं कि किस मीडियम से ले रहे हैं। तो मेरा खैर ये सवाल पहले वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है और उसका जवाब भी वही होगा कि लोग प्रिपेयर होकर आते हैं तो उनको पता है कि थिएटर में क्या है। अब रही बात एक एज एन एक्टर आप थिएटर को किस तरीके से देखते हैं और सिनेमा को किस तरीके से देखते हैं, तो ऑफ कोर्स टेक्निकली हम उसको दोनों को अलग तरीके से देखते हैं और जो रिहर्सल्स होती हैं हमारी, हम उसमें फिक्स करते हैं बहुत सी चीज़ें, यू नो। हम स्टेज पर आते हैं, उसमें ब्लॉकिंग होती है, लाइट्स होती है, म्यूजिक का कब है, फेड इन है, फेड आउट है, और सबसे बड़ी चीज़ एंट्री एग्जिट, पीछे एक साइक्लोरामा है तो और सामने ऑडियंस है। हम अच्छे तरीके से उसको जानते हैं। लेकिन सिनेमा में हमको लेंसेज की जो है टेक्निकलिटी को समझना पड़ता है, यू नो, कि हम कहाँ हैं। लेकिन क्योंकि हमने थिएटर किया होता है इसलिए हम सिनेमा के किसी लेंस के मोहताज नहीं होते हैं। अगर क्लोज लगा हुआ है राजेश पे और राजेश ही दिख रहा है उस समय, लेकिन मैं साइड में अगर खड़ा हूँ, चाहे मैं हेल्प कर रहा हूँ, अपने क्यूज दे रहा हूँ उनको या अपने डायलॉग्स दे रहा हूँ, तो मुझे उतनी ही पावर से देना पड़ेगा। ये थिएटर का एक फ़ायदा ज़रूर होता है ताकि एक्टर क्लोज में भी उसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए और वाइड एंगल में भी एक्सप्रेस कर पाए। जो टेक्निकल चीज़ है उसमें आपको अभिनय की जो वो एक कंटिन्यूटी होती है, जिसमें आप बोलते हो इमोशन की कंटिन्यूटी, उसको हम लोग ज़्यादा बखूबी निभा पाते हैं। जिन्होंने थिएटर नहीं किया होता है उनके एक बार उन पे कैमरा हट जाए तो वो क्यूज अच्छे नहीं देते हैं। वो राजेश और मैं हम लोग झेल चुके होंगे अपने जीवन में, तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं। तो बाकी यही है। राजेश जी, अलाउ मी टू कम टू यू। या द सेम क्वेश्चन कि सिनेमा में आप रिकॉर्डेड हैं लेकिन थिएटर में आप लाइव हैं, कला पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कला और कलाकार? देखिए, जहाँ तक थिएटर का ताल्लुक है ना, जैसा निरुपमा में बोल रही थी कि थिएटर एक प्ले है, एक खेल है, एक क्या कहे ना, एक रिचुअलिस्टिक चीज है, एक रिचुअल है जो एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सबका समावेश बराबर है। और हमारे कल्चरली भी थिएटर एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह से ही रहा है और वो एक रिचुअलिस्टिक
चीज से ही उसकी शुरुआत हुई है। सिनेमा एक बहुत ही मॉडर्न और अभी मतलब एक सदी की बात है, वो एक तरह से एक सदी से जरा सा ऊपर की बात है वो है। तो मुझे एक कलाकार के तौर पे फर्क ये दिखाई देता है दोनों में कि सिनेमा करते वक्त, खास तौर पे अभिनय करते वक्त, चाहे आप निर्देशन कर रहे हो तब भी वो ऐसा होता है जैसे आप किसी एक व्यक्ति को सुना रहे हैं कहानी। मैं जब थिएटर सिनेमा में एक्ट कर रहा होता हूं तो ऐसा लगता है कोई एक व्यक्ति के लिए मैं एक्टिंग कर रहा हूं, इतना पर्सनल रखना पड़ता है उसको, इसीलिए सारी चीजें कम हो जाती हैं क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं वो बात। और थिएटर में ऐसा होता है कि जब मैं एक साथ एक ग्रुप से बात कर रहा हूं, तो जब मैं ग्रुप से बात करता हूं तो बात को कहने का अंदाज और अपने हाव भाव और वो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे बड़ा फर्क सिनेमा और थिएटर में मुझे यही लगता है कि सिनेमा एक बहुत ही पर्सनल सी चीज है, चाहे हम ग्रुप में देख रहे होते हैं। क्या कहते हैं ना, जैसे अब आप कहेंगे कि थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो अंधेरे कमरे में बैठ के सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं, और जब आप थिएटर देखते हैं, नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तब भी आप एक अंधेरे हॉल में बैठ के बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक किसी बहुत बड़े थिएटर के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि थिएटर डजंट हैपन ऑन स्टेज, थिएटर हैपन्स इन द ऑडियंस। थिएटर हमेशा ऑडियंस के बीच घटित होता है। आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि ऑडियंस के रिएक्शन से थिएटर में आपका रिएक्शन बदलाव ला सकता है इधर परफॉर्मेंस में, लेकिन जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता। आप अकेले अकेले ही उसको महसूस कर रहे होते हैं। तो यही फर्क आता है, और एक्टिंग करते वक्त भी यही आता है। अक्सर मुझसे मतलब लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी रहा हूं तो कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो ये पूछते हैं कि थिएटर की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में क्या फर्क है। और आमतौर पे ये अवधारणा है कि थिएटर की एक्टिंग लाउड होती है और सिनेमा की एक्टिंग बड़ी सटल होती है। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूं। वो इस तरह से कहना चाहता हूं कि सिनेमा भी बहुत तरह का बनता है। डेविड धवन की फिल्म में और श्याम बेनेगल की फिल्म में एक्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे वो लाउड तरह की एक्टिंग चाहिए होती है और एक कोई अलग होती है। और थिएटर भी में भी सटल एक्टिंग होती है। अगर आप पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी इंटीमेट थिएटर मतलब कोई भी बॉक्स स्टूडियो टाइप में आप परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे ऑडियंस आपकी सांस भी महसूस कर सकती है, इतने करीब है, तो वो एक एक्टिंग स्टाइल बदल जाएगी। वही कमानी में कर रहा होता हूं तो अलग होगी। अभी जैसे ये ऑलमोस्ट एरिना की तरह से 3 साइड ऑडियंस है ऑलमोस्ट, तो इसकी परफॉर्मेंस की स्टाइल बदलेगी। तो ये इतना फर्क नहीं है जितना फर्क है कि यहाँ पे मैं वो अभी ये सारी बात अगर मैं मनु भाई को ऐसे ही बोल रहा होता तो बिल्कुल अलग बात कर रहा होता ना। और और वही बात मैं अभी बहुत से लोगों को बोल रहा हूं, तो वो फर्क आ गया, तो मेरे जेस्चर में फर्क आ जाएगा, सब कुछ वो स्वतः होगा। एक मुझे बड़ा फर्क ये लगता है दोनों में। एक फर्क और है, वो फर्क है कि आप थिएटर को समझिए जैसे कि वो एनालॉग की तरह से है, कि कंटिन्यूटी। जैसे पुरानी हमारी कैसेट होती थी ना, जिसको आगे पीछे सुनना है तो पूरा रिवाइंड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे पीछे जाना पड़ेगा टाइमलाइन में। लेकिन सिनेमा एक डिजिटल की तरह से है कि उसमें, और जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तब भी थिएटर में हम कोई एक कैरेक्टर के प्ले करना शुरू करता हूं, बच्चे से बड़ा होते 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 बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है, और पूरा अनुभव में टाइमलाइन में क्रोनोलॉजिकली लेता हूं और अभिनेता के तौर पे उस पूरी यात्रा से गुजरता हूं ऑन स्टेज आपके सामने। लेकिन सिनेमा में हमारा कोई भी सीन कभी भी होता है। आप समझ रहे हैं कि पहले लास्ट वाला हो गया, फिर पीछे वाला हो गया, वो हो गया, तो इंटरनल ग्राफ बनाना पड़ता है। तो वो एक डिजिटल की तरह से, वो एनालॉग नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क है। Beautifully explained, Rajesh sir. Very, Nirupma ma'am, your remark. राजेश जी ने इतनी अच्छी अच्छी तरह तरह, समझाया, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ एन एक्टर हु हैज कम फ्रॉम थिएटर। तो आई कैन टेल यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज मैंने FTII भी देखा, जो फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, SRFTI, एंड ऑफ कोर्स NSD। तो जैसा इन्होंने कहा, थिएटर की ट्रेनिंग मुझे लगता है एक्टर्स को बहुत हेल्प करती है, और मनु जी ने भी यही बात बताई आपको, क्योंकि एक तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये स्पोर्ट्स की तरह है। और NSD में इनफैक्ट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, थिएटर इन एजुकेशन,
जहाँ बच्चों के लिए थिएटर क्लासेस किए जाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब आप ग्रुप एक्टिविटी करते हैं थिएटर की तरह या स्पोर्ट्स की तरह, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एक तो बच्चे जो शाय होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है थिएटर, क्योंकि धीरे धीरे वो उस कैरेक्टर में आ जाते हैं और उनको क्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। कभी भी वो अकेले उनको नहीं परफॉर्म करना होता है। जैसे इन्होंने कहा शुरू से एंड तक पूरे प्ले के कितने रिहर्सल्स होते हैं, तो यू बिकम वन। और वो जो ग्रुप डायनामिक्स आपको थिएटर सिखाता है वो बहुत नायाब चीज है। और वहाँ ये भी समझाया जाता है कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है। आप जूलियस सीजर कर रहे हैं तो आपका रोल चाहे छोटे से सोल्जर का भी हो, आपको भी झाड़ू लगाना है, आपको भी चाय बनानी है, आपको सब करना है। डायरेक्टर के लिए सब एक बराबर है। कोई ये नहीं है कि लीड एक्टर जो है उसको ज्यादा ये भाव मिलेगा या अलग ग्रीन रूम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो वो एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट जो बिल्डिंग मैंने खुद देखी है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो थिएटर में बहुत अच्छा वो सीख मिलती है। तो थिएटर का एक्टर जब कहीं भी जाता है वो अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेता है, क्योंकि वो उसको, और एक तो लंबे लंबे डायलॉग भी याद करने होते हैं आपको, तो ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। मैं एक इंटरव्यू कहीं देख रही थी, कभी वो राउंड टेबल हो रहा था डिस्कशन बहुत सारे एक्टर्स का, तो यंग एक्टर्स भी थे, राजकुमार राव, वरुण धवन जैसे, और अक्षय कुमार थे और इरफान भाई बैठे थे। तो अक्षय बोले इरफान के साथ मेरी एक फिल्म थी और मेरी कमजोरी है मुझे डायलॉग याद नहीं रहते, तो मैं मर रहा हूँ रट रट के। इरफान आते हैं, अच्छा पोजीशन कहाँ है, कैमरा कहाँ है, फट 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 पूरा डायलॉग बोलते हैं। तो क्या चीज है यार। तो दैट इज हिज थिएटर ट्रेनिंग। उनको ये आदत है अच्छे लंबे लंबे डायलॉग याद करने की, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बगल में कौन है। और जैसा राजेश जी ने इतना अच्छा बताया, सिनेमा में ना आपको कैमरा को देखना है, आप एक ही जगह फोकस कर रहे हैं। और एक इतनी अच्छी इन्होंने उपमा दी कि एनालॉग और डिजिटल, इट्स ऑन ऑफ। जैसा आपने सुना होगा श्रीदेवी जी के बारे में कहा जाता था, शी वाज अ एक्सट्रीमली शाय पर्सन, किसी से बात नहीं करती थी, कैमरा ऑन शी बिकम्स दैट हवा हवाई मिस्टर इंडिया। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट ओपन एंड ब्रिलियंट। मतलब शी वाज सो गुड इन सच फिल्म्स, इतनी एक्सप्रेसिव और चुलबुली, और एकदम कैमरा ऑफ शी वुड गो बैक टू बीइंग रिजर्व्ड, क्वाइट, बिल्कुल किसी से मिलना जुलना, गप्पे नहीं मारना। तो वो बिल्कुल अलग ही रिक्वायरमेंट है सिनेमा की। लेकिन थिएटर, मुझे लगता है जो थिएटर करता है वो, इरफान भाई ने तो जैसे थिएटर के थ्रू टीवी किया पहले, टेलीविजन भी बहुत इजी है उनके लिए। बिल्कुल हाँ, ये है एक एडवांटेज भी उसमें, आपके कैमरा आपके क्लोजअप लेके चेहरे के भाव अच्छे तरह दिखा सकता है, क्योंकि आप ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं लोगों के। तो वो टीवी में वो फर्क आया। और सिनेमा अलग है, सिनेमा में एक लार्जर देन लाइफ है। जब सिल्वर स्क्रीन बड़ा बनाया गया और शोले जैसी पिक्चरें आने लगी 75 mm, तो लार्जर देन लाइफ, सच में अमिताभ बच्चन लगता था ही इज टावरिंग ओवर द स्क्रीन, वो इम्पैक्ट ही अलग है। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से सिनेमा में अलग फायदे हैं फॉर एन एक्टर। इसलिए हर एक्टर का ड्रीम होता है कि मेरी फिल्म बड़े पर्दे पे दिखाई जाए, और उसका फीडबैक भी एक कलेक्टिव, अगेन वो कलेक्टिव व्यूइंग है, क्योंकि सिनेमा हॉल जब बने तो वो थिएटर की तरह ही हॉल बनाया गया, जिससे लोग मिलजुल के फिल्म देखे, पूरा फैमिली देखे या फ्रेंड्स का ग्रुप देखे, उसका मजा ही कुछ और है। अब हम डिवाइसेस में देखते हैं तो बड़ी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होती है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप लोगों को अगर याद होगा, आप में से कुछ ने अगर 70s में या 80s में अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हूँ, तो जैसे हमारे फादर लाए टिकट्स, तो इतना मजा आता था। मतलब इट इज एन एक्साइटमेंट कि पूरा फैमिली आउटिंग है, सब लोग जैसे एग्जाम खत्म हो गए तो चलो अमिताभ की पिक्चर लगी, सब चलेंगे देखने। तो वो मजा ही कुछ और होता था कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के आपको, मतलब चीपेस्ट एंटरटेनमेंट था ना सिनेमा। अभी भी अब थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया मल्टीप्लेक्स में, बट एक टाइम था सिनेमा वाज द चीपेस्ट एंटरटेनमेंट। तो सिनेमा ने बहुत कुछ किया भी, दिया भी है हमें, बट थिएटर इज द बैकबोन। आई फील इट्स बीन अ गुड बैकबोन फॉर सिनेमा, एंड स्पेशली पैरेलल सिनेमा में जब ये लोग एनएसडी वाले ट्रेंड एक्टर्स बहुत सारे आ गए तो बहुत फर्क पड़ा। जिनको कमर्शियल सिनेमा में शायद रोल नहीं मिलते, क्योंकि वो उस तरह से क्लासिक ब्यूटी या खूबसूरत नहीं माने जाते थे, ओमपुरी जी, नसीरुद्दीन शाह, मतलब हीरो का रोल उन्हें नहीं मिल पाता ना कमर्शियल सिनेमा में, या स्मिता पाटिल या शबाना आजमी। तो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आई फील, थिएटर ने जब 70s में यहाँ एंट्री मारी एक तरह से,
क्योंकि एनएसडी तब तक एस्टैब्लिश हो चुका था। तो इट हैज़ बीन अ गुड contribution, I feel, on theatre, and it continues in cinema. Beautifully summed up, Nirupama ma'am, कि yes, theatre forms the backbone, and of course सिनेमा में उतार चढ़ाव बदलाव ही तो आया है। बदलाव की बात करेंगे और आप तीनों के विचार यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज कम्युनिकेशन में जो बदलाव आया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम आ गया है OTT. OTT has completely changed the narrative, the storytelling. How do we cope with that? क्या भाषाएं उतार चढ़ाव में OTT ने एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया है? मनु जी, अलाउ मी टू स्टार्ट विद यू, बिकॉज जब मैं और मनु जी, एक विशेष सवाल इसलिए बन जाता है कि माना एक कंज्यूमर के रूम में, देखिए आज कंटेंट इज द किंग यदि कहा जा रहा है, तो मेरे पास OTT भी है, लेकिन जब मैं फुकरे के कोफ्ते वाले डायलॉग याद करती तब यू आर स्टिल डियर टू आवर हार्ट्स. So do you think with the change in communication, how to cope with this? ओए लक्की का कोफ्ते का डायलॉग था, वो फुकरे का नहीं था. सॉरी, ओए लक्की सॉरी. नहीं, वही है. सबसे पहले तो बहुत तकलीफ भी होती है कि लोग मोबाइल फोन्स पर आ गए हैं. एक कहानी को कहने का एक तरीका था. सिनेमा में आप जाते हैं, सहपरिवार जाते हैं जैसे मैम ने बोला, और या आप अकेले भी जाते हैं, लेकिन एक इज्जत देते थे आप स्क्रीन पर एक परछाई को, एक एक्टर को, और आप कहते थे कि यार ये फिल्म देखेंगे और 5 मिनट का इंटरवल होगा, फटाफट समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे. इंटरवल पॉइंट पर बहुत मेहनत की जाती है, मैं एज अ राइटर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक क्लिफ हैंगर क्रिएट करना पड़ता है वहाँ पर, और फिर ऑडियंस भाग कर आ जाती है फटाफट. लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहें या इस चीज पर बहुत अजीबोगरीब एक डिपेंडेंस कहें कि आप नसीर भाई हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे राजेश हो, चाहे मैं हूं, हम लोग सबको बीच में पॉज करके लटका के छोड़ दिया जाता है, और फिर आप आराम से एक चाय, सुसु, पॉटी, टेलीफोन पे कॉल करके आते हैं और हम वहाँ यूं लटके हुए खड़े रहते हैं. और फिर 1-1.5 घंटे की फिल्म, 90 मिनट की फिल्म जो है, उसे आप बहुत ही मज़े से 1 हफ्ते में देखते हैं. आपके बाप का माल है, आप देख सकते हैं. लेकिन कहीं अगर वो स्क्रीन से निकल के मैं बाहर आ जाऊं, तो कम से कम उस समय आपके हाथ से फोन छीन के या चाय का प्याला छीन के बोलूं कि चुपचाप देखो फिल्म. और ऐसी एक बहुत ही इमोशनल सी फिल्म बनाई है रजत कपूर ने, जिसका नाम है RK वर्सेस RK. कभी आप देखें अगर उसको, तो आपको महसूस होगा कि कैसे एक किरदार जो है वो स्क्रीन से बाहर निकल के भाग जाता. तो एक दर्द है, एक तकलीफ है. सिनेमा ओझल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लुप्त हो रहा है, लेकिन अभी बहुत बड़े स्टार्स को देखने की इच्छा जो होती है, वही सिनेमा हॉल में हमें लेकर आती है. हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद मैं भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा हूं. तो ये एक चीज जो है सिनेमा के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती. लेकिन फिर आता है OTT, जहां कहानियों को कहा जाता है, और OTT तैयार होकर आया है कि हम आपके घर पर, आपके फोन पर, आपके स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं. और उसमें और एज अ राइटर मेहनत की जाती है. और सुनने में ये आया है कि 8-9 एपिसोड, अगर 45 मिनट का एक एपिसोड है, 10 एपिसोड जो हैं वो 450 मिनट हो गए. उसे भी लोग एकदम देखते हैं और उठ भी नहीं पाते हैं. हाँ, बीच में उन्हें इजाजत है कि वो जाएं और सुसु कराएं, पॉटी कराएं, चाय वाय पियाएं, तो इससे एक और मनोबल बढ़ता है. अब आता है OTT में हम क्या चीज हमारे लिए बेहतर हो रही है. एक्टर्स की लाइफ में एक कमर्शियल डिपेंडेंस आ जाता है कि आप एक स्टार को ले लें, उसे लेकर फिल्म बना लें, लोग उसे देखें और हम गल्ला भरें और वो सिनेमा का प्रोसेस चलता रहे. लेकिन अब OTT पर हमें, मैं अपनी बात भी कहूँगा, मैं राजेश की भी बात कहूँगा, कि कोई राजेश मिर्जापुर से पहले एक्टर नहीं थे, ऐसा नहीं था. यू नो, हमें एक पॉपुलैरिटी मिली लोगों की देखने की इच्छा के अनुसार, जो भी कंटेंट हम लोगों ने दिया. और मैं भी मिर्जापुर का हिस्सा हूँ, बड़े गर्म से शो का मैं ठंडा सा हिस्सा हूँ. है तो पावर IG की, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ. मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी गालियां दूं, जल्दी से पॉपुलर हो जाऊं.
और इससे बढ़िया तरीका कोई है नहीं। लेकिन ओटीटी ने गालियों को खुला मंचन दिया, ओटीटी ने राइटर को पूरा का पूरा खुला मंच दिया, और राइटर को पूरी भावनाएं, अपने शहर, अपने गांव, अपनी दीवार, अपनी खिड़की, उससे उसे जो भी दिखा है वो सब कहानियों में तब्दील किया गया, जो बहुत ही सुंदर चीज है। और ओटीटी में अचानक वो जो पुण्य पवित्र होता था कि लड़की को सिर्फ पुण्य पवित्र बनाना है हमें, क्योंकि लड़की को हमें सिर्फ देवी बनाना है, यू नो, लड़कियों के अंदर जो चीजें थी उन्हें झांक कर देखने की कभी कोशिश नहीं हो रही थी। तो कितने खूबसूरत, कितने कमाल के, कितने हिम्मत वाले औरतों के किरदार लिखे जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल ओटीटी की तरफ से ही हमें मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ओटीटी कंटेंट, टैलेंट और एक तरीके से जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडियंस के साथ, उसमें अपना बखूबी काम निभा रहा है। और सिनेमा थोड़ा सा दुखी है, इस पर मैं भी दुखी हूँ, बाकी ओटीटी में हम सब सुखी हैं। बहुत खूब मनु जी। यस राजेश जी, योर इसी सेम विषय पर कि क्या ओटीटी ने जिस प्रकार से मनु जी ने कहा है टैलेंट का विस्तार हुआ है, कंटेंट का विस्तार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिनेमा भी दुखी है, तो फिर कम्युनिकेशन, भाषाई उतार चढ़ाव को हम कैसे मापें? देखिए, मेरा ही मैं पर्सनली तो ओटीटी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे जरा सा भी पहचान मिली और काम मिलना। हालांकि मैं 25 फिल्में कर चुका हूँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन कर चुका हूँ। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो ओटीटी के 10-12 काम किए मैंने, उसकी वजह से लोग जानते, तो ओटीटी का शुक्रगुजार हूं मैं। लेकिन मैं एक बार सवाल और रिपीट कर दीजिए, आप क्या था? क्या जो ओटीटी के इस विस्तार के समय में वो स्टोरी टेलिंग नैरेटिव जो है वो बदल गया है? हाँ, लेकिन ओटीटी का फायदा, जैसे मनु ने कहा कि ओटीटी का फायदा ये हुआ कि न सिर्फ मेरे जैसे लोगों को काम मिला, और जो अभिनेता थे, उसके अलावा उनको भी काम मिला जो बाकी राइटर्स हैं। इतना टैलेंट सामने आया है, इतना टैलेंट सामने आया है। और ख़ास तौर पे फिर इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि टेलीविज़न में जो जितना रिग्रेसिव काम हो रहा था ना, जो वो काम बंद हुआ। चाहे वो स्त्री के निरूपण की बात कर रहे हैं, तो वो कितना रिग्रेसिव काम है टेलीविज़न का। मुझे लगता है कि कई दफ़ा सेंसरशिप की बात होती है, तो मुझे ज़्यादा आपत्ति उस टेलीविज़न पे होने वाले काम से है, बजाय इसके कि, तो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिला। और ओटीटी से बहुत सारे सब्जेक्ट सामने आए। और होता क्या है ना कि देखिए, एक फिल्म होती है, वो 2-2.5 घंटे में कहनी होती है। वो ज़्यादातर फिल्मों का बजट और फॉर्मेट की वजह से क्या होता है, सारी कहानी नायक के सुख और दुख पे टिकी रह जाती है। जो बाकी के जो बेचारे लोग हैं, वो सिर्फ कार्डबोर्ड की तरह होते हैं। लेकिन जब ओटीटी आया, तो ऐसा हुआ कि 8 घंटे 9 घंटे का कंटेंट बनाना है, तो नायक के सुख दुख के अलावा नायक के बाप के सुख दुख की भी बात हुई, उसकी बहन के सुख दुख की भी बात हुई, उसके पड़ोसी के सुख दुख की बात हुई, सबके सुख दुख की बात हुई। और प्लॉट्स और सब प्लॉट्स, और हमारे कल्चर में, महाभारत में, या हर जगह, हर कहानी के किसी भी चरित्र को उठा लीजिए, उसकी पूरी अपनी एक कहानी है। और चूंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक हीरो होता है, तो ओटीटी ने हर चरित्र को हीरो की तरह पेश किया। ये एक फायदा हुआ ओटीटी का। और टेलीविजन में क्या था कि वो बिल्कुल इतना थिन हो गया, खींच खींच के कि कुछ बचा ही नहीं। और आपका जो सवाल है कि सिनेमा, मुझे नहीं लगता कि दे विल एग्जिस्ट ब्यूटिफुली, दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओटीटी कोई थ्रेट है। ओटीटी की सीरीज है, वो तो थ्रेट नहीं है। ओटीटी की वजह, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो थ्रेट है शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न महंगा हो गया और डेटा सस्ता हो गया। आप समझ रहे हैं? तो सिनेमा हॉल में ना, क्योंकि पिक्चर हॉल में चले जाओ, आपको टिकट का इतना दुख नहीं होता।
जितना पॉपकॉर्न का होता है दोस्त, मुझे तो होता है। निरुपमा मैम, आई वुड लाइक यू टू ऐड इन हियर मैम, ऑफ कोर्स जैसे ओटीटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज इस विस्तार में जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका कंटेंट भी तो आगे बढ़ा है। So do you think with the narrative of storytelling, changing, the mainstream is facing a new challenge from our regional languages? रीजनल लैंग्वेजेस पे थोड़ा बाद में आते हैं, लैंग्वेज एक अलग ही चैप्टर है। मगर देखिए राजेश जी को पैनल पे रखने का फायदा ये है कि इतने अच्छे थिंकिंग एक्टर हैं कि आपको 10 क्यूज दे देते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए। तो इन्हीं की बात से आगे लेते हुए टेलीविजन एक तरह से काफी थक चुका था। जो पीक हम लोगों ने देखा है, हम लोग, बुनियाद, जब मनोहर श्याम जोशी जी जैसे अच्छे अच्छे लेखक लिखते थे, फिर महाभारत भी अच्छा बना था, B.R. चोपड़ा जी ने बनाया था, तो उसके बाद एकदम से काफ़ी डाउनफॉल हो गया। मालगुडी डेज बना था, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आते थे कि वी यूज्ड टू वेट कि अगला एपिसोड जब आएगा। मतलब एक तरह का अच्छा भी था वो कि वेट करना सीखिए आप, आगे क्या होगा हम लोग में, सब कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस होता था। मगर फिर जब एक वेव आई एकता कपूर और इन बालाजी टेलीफिल्म्स की, तो बहुत सारे सास बहू सीरियल सिमिलर और पता नहीं क्या क्या, और नागिन का बदला और बहुत सारे काफ़ी वाहियात सीरियल्स भी आने लगे। और जितने चैनल्स बढ़े उतनी क्वालिटी गिर गई बहुत ज़्यादा। तो उसमें मुझे लगता है OTT है स्टेप्ड इन अ वे। जो टीवी ने वैक्यूम छोड़ दिया था कि हम लोग घर में क्या देखें, तो हम में से काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है 10-15 साल हो गए, हमने अपना टीवी चैनल्स मतलब डिश छोड़ दिया और ये सब्सक्रिप्शंस ले लिए। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको जो उनका बैंक है फिल्मों का भी, नॉट जस्ट ओरिजिनल OTT सीरीज़ जो है ही है, बट फिल्मों का भी आपको अच्छी अच्छी फिल्में OTT पे देखने को मिली। उसमें रीजनल सिनेमा भी बहुत अच्छा मिला। जैसे हम लोग अब हिंदी बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, मैं मलयालम मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। कोविड में मैंने सारी मलयालम फिल्में देख डाली कोविड के टाइम, क्योंकि हम लोग सब काफ़ी हमें समय रहता था, तो सब टाइटल्स के साथ OTT पे। ये OTT का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो इन लोगों ने बैंक बनाए हैं, फिल्म बैंक। जैसे हाल ही में नायक क्योंकि री रिलीज हुई सत्यजीत रे साहब की, तो मैं उत्तम कुमार जी को मैंने इस बड़े स्क्रीन पे कभी नहीं देखा था। मैं परसों देख के आई, मैं तो मतलब धन्य हो गई, आत्मा तृप्त हो गई मेरी, तो लिटरली। तो मैंने उसके प्रेपरेशन में बंगाली फिल्म 3-4 देख डाली इस पे अमेजोन पे। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी उत्तम कुमार जी की, सौमित्र चैटर्जी की। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है OTT एज अ प्लेटफॉर्म। और जहाँ नैरेटिव की बात है, जो राजेश जी ने कहा वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट्स की रेंज ऐसी मिल रही है कि सिर्फ हीरो को फोकस लेके वो अल्फा मेल वही घिसा पिटा वही एक चीज़ आप बना रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, बट साउथ की फिल्मों में ये ट्रेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेल फोकस्ड है, फीमेल का तो कुछ रोल ही नहीं है उसमें, बाकी कैरेक्टर्स भी बेकार है, बस उसी को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मगर OTT में आप रेंज देखिए, ठीक है वो क्रिटिसिज्म अलग आप कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर में भाई वायलेंस बहुत है, बट मिर्ज़ापुर इज़ नॉट द ओनली वन। उसमें भी स्टोरी में वायलेंस की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ वायलेंस है। लेकिन आप पंचायत देखिए, आप गुल्लक देखिए, आप राजेश जी को मैं चाहूँगी ये बात करें और आपको इनको बधाई देनी चाहिए। बंदिश बैंडिट्स इतना खूबसूरत वेब सीरीज़ बना है। अगर आप लोगों ने अभी उसका 2nd सीज़न देखा हो, राजेश जी का किरदार मतलब कितना, इनको भी इनके किरदार की डेवलपमेंट मुझे तो बहुत पसंद आई। जो सीजन 2 में इनकी जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, बिकॉज ही इज़ द एल्डर सन ऑफ दैट ग्रेट म्यूजिशियन, तो इनको कभी बाप ने इजाज़त नहीं दी होती गाने की, और फिर ये सडनली जब इनको मतलब मौका मिलता है तो क्या कमाल कर देते हैं। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप OTT ने दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, तो आप हर एक कैरेक्टर का ग्रोथ दिखा सकते हैं, जो फिल्म में भी, अच्छी फिल्मों में हो जाता है। लिटरेचर में स्कोप होता है, क्योंकि एक किताब में आप थोड़ा तफसील से बता सकते हैं कैरेक्टर की डेवलपमेंट। वो छोटा था तो बाप से उसकी रिलेशनशिप ऐसी थी, माँ से ऐसी थी, जब वो बड़ा होके खुद बाप बना तो कैसे हुआ। या मिर्ज़ापुर में जैसे इनका किरदार है, गुड्डू के पापा है ना, तो गुड्डू कैसा निकला, तो इनको कितना दुख होता है बेटे को देख के कि वो किस राह पे जा रहा है, और अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप, बेटी के साथ रिलेशनशिप। तो
ओटीटी में बहुत स्कोप है वो दिखाने का, क्योंकि आप बहुत सारे एपिसोड मिलते हैं। वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ओटीटी की भी है कि आपको बाकी कैरेक्टर्स, सिर्फ एक मेल कैरेक्टर या एक फीमेल कैरेक्टर पे ही फोकस नहीं है। आपको सारी फैमिली या सारे जितने वो ग्रुप है या गैंग या जो भी आप है, सबकी अलग अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप है। इसलिए राइटिंग भी अच्छी हो गई है और कुछ कुछ फिल्में डायरेक्ट ओटीटी रिलीज हो रही हैं। जैसे हाल ही में मिसेस का आपने सुना होगा नाम, जो ग्रेट इंडियन किचन मलयालम फिल्म का हिंदी अडेप्टेशन है। वो शायद हॉल में बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वैसे ही उस पर बहुत सारे एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। मगर ज़रूरी है ऐसी फिल्में भी बनना। आपको सोचना चाहिए कि हमने अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक किया। डिड वी एवर, वर वी एवर नेग्लिजेंट टुवर्ड्स आवर ओन मदर्स, आवर ओन डॉटर्स इन लॉ। सोचने वाली बात है। ये समाज को धीरे इन सब चीज़ों को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत होती है, इन प्रश्नों को। वो ओटीटी आप स्कोप देता है आपको कि आप फिल्म डायरेक्ट, अगर हॉल में बिल्कुल नहीं स्कोप मिल रहा है, हॉल ही नहीं मिल रहा क्योंकि हॉल में इतनी सारी फिल्मों की लाइन लगी है, प्रेशर है कमर्शियल फिल्में रिलीज करने का, तो ओटीटी पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मुझे लगता है फायदे हैं बहुत OTT के। महत्वपूर्ण बातें निरुपमा मैम, बहुत ही पॉइंट आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सत्र सिनेमा और थिएटर भातशाही उतार चढ़ाव, हमारे बीच मनु ऋषि चड्ढा जी, राजेश ताइलान जी, निरुपमा कोटरू मैम। अब हम हमारे ऑडियंस के पास आना चाहते हैं। यदि आप लोग के कोई सवाल हो इस विषय को लेकर, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि आज संडे की लगभग शाम और मैच भी चल रहा है और आज हमारे साहित्य उत्सव में आप सब लोग इतनी बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हैं, तारीफ काबिल अंदाज में, जोरदार तालियां आप सब के नाम। और that just shows that how our literature, our cultural festivals are indeed so close to heart. You raised your hand. Yes, please, if you can please come forward. Kubaib Saab and team, if you can have one mic there for ma'am. बहुत तेज आवाज है, कहीं आप प्रोफेसर तो नहीं है मेरी तरह? नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और आपका सवाल किसके लिए है? सही है, आप लोगों ने गला खराब होने से बचा लिया, थैंक यू सो मच। सो मेरा सवाल आपसे एक है भाषा को लेकर स्पेशली। देखिए, उर्दू का जो पतन सिनेमा में हो रहा है, जैसे इस टाइम पर हमें बहुत कम टाइटल्स में देखने को मिलती है। पहले एक टाइम था जब हम जैसे ही फिल्म का टाइटल सामने हमारे आता था तो 3 भाषाओं में होता था, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अभी वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मीनवाइल एक अभी सीरीज आई संजय लीला भंसाली की, हीरा मंडी। हीरा मंडी में जब उन्होंने बीट सोनाक्षी सिन्हा, बीट मनीषा जी, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने नुक्ते बिल्कुल आंख मूंद के लगा दिए कहीं पे भी, जैसे खाना खाया टाइप चीज़ें हो गई वो। तो वो कहीं ना कहीं आप उसको कैसे देखते हैं और आपका इस पे क्या राय है कि ये कैसे सही होनी चाहिए थी और इसमें किन चीज़ों की कमी पड़ी, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक शॉट के लिए 90 रीटेक्स ले सकता है लेकिन वो इस चीज़ पे काम नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं भांशाली जी के बिहाफ पर सॉरी बोलता हूँ, और वो सब जो नुक्ते गलत लगाए गए हैं, ज़ाया हुए हैं, उनको आप भूल जाइए अब। और जो आपको तकलीफ़ हुई है उस तकलीफ़ को मैं आई थिंक अप्रैल में मैं मिल रहा हूँ भंसाली जी से, तो उनको बोलूँगा और उस पर सही काम किया जाएगा। पर उर्दू को एक भाषा ही नहीं, हम अदब मानते हैं, और नुक्ता लगाने की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसे अगर एक्टर नहीं निभा रहा है तो मैं उन एक्टर्स के बिहाफ पर भी सॉरी बोलता हूं। और आपके सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि राजेश भाई दें। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब बहुत ठीक से दे पाता अगर ये सीरीज मैंने देखी होती। लेकिन मैंने नहीं देखी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा। देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ, मनु भाई ने बोला है तो जिम्मेदारी सौंपी है, भाई ने तो निभानी पड़ेगी।
तो वो ये है कि जैसे हम मिर्जापुर कर रहे होते हैं, आप भी थे, मैं भी था, हमने साथ भी सीन किए हैं बहुत सारे, तो वहां पे हम कोई नुक्ते नहीं लगाने होते हैं हमें, वहां पे अशुद्ध बोलना होता है, अब बल्कि अशुद्ध बोलना होता है वहां पे। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि पूरे मिर्जापुर में हमने नुक्ता कहीं लगाया है तो सिर्फ मिर्जापुर में ही लगाया है। आप बिल्कुल ये दोबारा से वो सीरीज देखिएगा, अगर हमारे चरित्र ने कहीं पे भी किसी जगह नुक्ता लगाया तो सिर्फ मिर्जापुर बोलते वक्त लगाया, उसके अलावा कहीं नहीं लगाया। जमाना खराब है और सारा ऐसा किया है। एक तो ये बात, तो अभिनेता के तौर पे कहीं पे नुक्ता लगाना जरूरी होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो ऐसी शुद्धता की वो है ना, ये मॉरलिस्टिक हाई ग्राउंड लेके नहीं चल सकता अभिनेता का काम। हर चरित्र अपने मुताबिक बोलता है, कोई शुद्ध बोलता है, कोई अशुद्ध बोलता है। बहरहाल आप जिस सीरीज का जिक्र कर रही हैं वहां पे मुझे लगता है कि उन्हें शुद्ध बोलना चाहिए था, हालांकि मैंने वो देखी नहीं है। मैंने देखी है मगर 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं देख पाई, सच बता रही हूँ आपको कि मुझे बहुत ख़राब लगा। और बजट बड़ा, रिसर्च बिल्कुल नहीं, और मैं कहीं इसको, मुझे ये लगता है शायद उनके जूनियर असिस्टेंट्स ने इतनी वाहवाही की होगी, सर क्या वाह क्या सीन किया है सर, बहुत अच्छा सीन हुआ है, तो उन्होंने शायद खुद डायरेक्ट भी ना किया हो, अंसाली जी ने ध्यान नहीं, गौर नहीं दिया इस पे, पर बहुत दुख की बात थी, बहुत ही। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि इतना अच्छा कैनवस आपको मिला है, आप इतना बढ़िया बना सकते थे वो, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बहुत सारी कमियां थी उस सीरीज में। माइक वहीं पे घूम रहा है, decide. वहीं पे। This side. मैं राजेश सर, हाँ, can I ask बिल्कुल the सही। question? राजेश भाई सही बोले, कॉस्ट्यूम्स और जरी पे ज्यादा काम हुआ है, नुक्ते पे कम। माइक इस तरफ है, दिस साइड। हेलो 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 हेलो। राजेश सर। सर आप आगे आ जाइए। आने मेरा नाम अंशुमान है, मैं उपासना का ही क्लासमेट हूँ। अच्छा। माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से हम हैं और अभी ही मिले हैं एग्जाम के बाद, आफ्टर एग्जाम। मैं नीचे आ जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उपासना का मैं क्लासमेट हूँ तो शायद सवाल थोड़ा मैच करेगा। मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि आप राइटर बहुत अच्छे हैं, अभिनेता उससे शानदार हैं और व्यक्ति मुझे लगता है उससे भी शानदार हैं। बहुत बढ़िया, क्या छा गए। क्या ये संभव है कि दोनों आप के दोनों, नहीं मनुष्य आप के दोनों लिए। हैं और दोनों ही अच्छे व्यक्ति। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, राजेश सर से कह रहा हूँ, आपको बहुत एडमायर करता हूँ मैं, आपको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आप भी व्यक्ति बहुत ही बेहतर उम्दा है। राजेश सर से कहना सवाल सिर्फ इतना है कि आप लिखते अच्छा हैं, शायद पढ़ते भी बहुत ही अच्छा होंगे, तो क्या सिनेमा का जो व्यक्ति है निजी जीवन में ज्यादा पढ़ने के कारण सिनेमा से कनेक्ट अच्छा कर पाता है, क्या ये एक कारण है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि FTII और NSD के अतिरिक्त भी हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में भी अभी फिल्म का एक डिपार्टमेंट खुला है, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। तो क्या जो अभी नए संस्थान हैं उनके साथ भी उसी प्रकार वरीयता क्रम में उनको रखा जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? ये दो मेरे सवाल हैं, आप जो चाहें जिनका उचित आंसर दे सकते हैं। पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। वरीयता क्रम में फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भी नहीं रखा गया है जी। नहीं, इनका क्या था कि मतलब माखनलाल चतुर्वेदी का जो डिपार्टमेंट नया शुरू हो रहा है उसको कितनी बॉलीवुड में अहमियत मिलेगी ये अभी तो कहा नहीं जा सकता। वैसे तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन NSD के को जरा सी भी अहमियत मिलती है तो वो हमारे सीनियर्स ने जो काम किया है उसकी वजह से मिलती है। हम लोग कई बार बेकार भी होते हैं लेकिन हमें सीनियर्स का थोड़ा सा मिल जाता है फायदा, है ना। और हाँ, पढ़ने से सिनेमा में कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, साहित्य हमेशा आपको एक बहुत अच्छा नजरिया देता है चीजों को देखने, समझने, परखने का। तो आप बिल्कुल जितना साहित्य और जितना पढ़ेंगे उतना आप हर चीज के लिए एक नजरिया पैदा कर पाते हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा सवाल था, ये डिस्कस करने वाली चीज है। थैंक यू। मेरा सवाल ऋषि जी आपसे है। सारा डिस्कशन जो है कि सिनेमा थिएटर समाज के लिए क्या करता है, राइट? एक अमृतलाल नागर जी की किताब है ये कोठे वालियाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक रिटन अबाउट कॉटिजन्स, ठीक है? दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई, बेनामी लिखी गई, ज़्यादातर ये किताब है जो ह्यूमनिस्टिक एंगल से उस कम्युनिटी को देखते हैं, राइट? कोठे हमारी तहजीब का हिस्सा हैं, वहाँ पे सिर्फ, हाँ बिल्कुल उसी में कह रहा हूँ।
तो वो सारा हिस्सा है जो बंसाली साहब की जो स्क्रिप्ट है, जो पूरी सीरीज है, उनको बहुत ही ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाती है। तो एज ए राइटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर की, क्योंकि जनरेशन जो देखेगी वो समझे कि सारी कोठे वाली ऐसे ही होती है, तो वो जो तहजीब, जो पूरी परंपरा है, जो पूरी रवायत है, वो कहीं उन्होंने गायब कर दी। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए राइटर? मुझे बोला आपने लिखा, बट यू कैन आंसर कि एक राइटर की भी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम समाज की बदलने की बात करते हैं तो हम पेश क्या कर रहे हैं? पूरा झूठ। नुक्ता एक चीज है, बट जो सारी जो परंपरा है उसको खत्म किया। आप कैसे देखते हैं? थैंक यू। ये सवाल का जवाब भंसाली साहब को ही देना चाहिए, और मैं फिर वही कहूँगा। लेकिन मैं आपकी एक बात को, जैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल आपका बहुत अहम है कि कितनी ऑथेंटिसिटी से हम दिखाते हैं, कितने एक आपका इंटेलेक्ट भी होता है किसी चीज़ को दिखाने का, आपकी एक अपनी तहजीब भी होती है। आप किताब में जब पढ़ते हैं तो वो बहुत इंडिविजुअल चीज़ होती है सर। इस भंसाली साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। भंसाली साहब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर उन्होंने नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद 100 टेक के बाद उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि ये एक्टर नहीं लगा सकता। अब हमने ले लिया है, खर्चा कर दिया है। अब आती है ग्लोरीफाई करने की चीज़। तो ग्लोरीफाई ओटीटी पर, सिनेमा पर हर चीज़ को किया जाना भी एक जिम्मेदारी हो गई है। एक पढ़ता है नागर साहब की किताब, वो इस सवाल को इसलिए उठाता है क्योंकि एक है जो उस तरीके की जो विजुअली या कंटेंट वाइज कुछ भी दिखा रहे हैं उसकी ग्लोरीफाई करने की चीज से थोड़ी तकलीफ में आता है। लेकिन 90% लोग नागर साहब की वो किताब नहीं पढ़ते हैं, उस दुनिया को नहीं जानते हैं, तो उनको एक मैजिक वर्ल्ड में लेके जाया जाता है। उनको डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले के साथ राइटर्स को लिखना पड़ता है। ये मांग रहे हैं ये दो, ये मांग रहे हैं ये दो। रियलिज्म को छोड़ दो, उनके कल्चर को छोड़ दो, उनको जो चाहिए वो दो। और सर इसकी रिसर्च जब की जाती है तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस उसमें लगती है कि मैं और आप अपने कल्चर, कंटेंट और मजबूती, पढ़ाई लिखाई सबको भूल जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है एग्जैक्टली कि 30 सेकंड तक रील देखने वाले लोग हमारा 8 घंटे का कंटेंट देखेंगे। तो हमें उन 8 घंटे में 30-30 सेकंड को कैसे बांटे कि कहानी को भी ना हिलने दें, कहानी को खूबसूरत बनाएं और कहानी को ग्लोरीफाई करें, और कुछ भी हो जाए हम उसको उनके दिल और दिमाग तक पहुंचा दें, और वो नागर साहब का जिक्र ना करें, इस शो का जिक्र करें। तो ये बहुत ही एक बारीक सी लाइन है सर, इसकी आवाज उठाने के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा, ऑडियंस को पढ़ना पड़ेगा, ऑडियंस को लिखना पड़ेगा, ऑडियंस को समझना पड़ेगा। नहीं तो एक सिनेमा का अपना तरीका है कि सबसे अलग ले जाओ दुनिया में और उस कहानी पे आप अपनी सोच का ठप्पा लगा दो। तो ऐसे में नागर साहब की लिखी हुई किताब पर हमें तकलीफ होगी, क्योंकि मैं और आप बिल्कुल उस सवाल को उठाने के हकदार हैं। लेकिन एक और चीज है जिसे हम बाजार कहते हैं, हीरा मंडी की बात नहीं कर रहा, हम जिसे बाजार कहते हैं उस बाजार में एक डिमांड और सप्लाई है। और इस आधुनिक युग में जो टेक्निकली फोन हमारे हाथ में आ गया है और उसमें हमें क्या देखना है, उसके बावजूद भी एक आदमी कोशिश करके हीरा मंडी बनाता है, और जो भी वो दे रहे हैं, अब मैं जरूर जाके देखूंगा हीरा मंडी, अब मैं जरूर जाके देखूंगा, क्योंकि मुझे तो बिना देखे ही ऐसे लग रहा था यार ये तो सिर्फ ग्लोरीफाई किया हुआ है, पता नहीं क्या होगा। और ओटीटी में क्या है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, हम सब ऑडियंस से पहले जो देखना होता है ना सर, हमें वही देखना होता है। मतलब मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा कि आपने शायद 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में आपने समझ लिया होगा कि इस शो में अननेसेसरी ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपने पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये बात भी बोलूंगा भंसाली साहब को, नहीं देखा तो फिर मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि आप शायद चमक धमक देखकर या बहुत चीजें देखकर आपने एकदम सवाल उठा दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल तब तक ना उठाएं जब तक पूरा ना देखें। अब इन्होंने 20 मिनट देखा है, तो मैं इनसे कोई भी हीरा मंडी के बारे में बात नहीं करूंगा जब तक ये पूरा नहीं देख लेंगी, और अगर पूरा देख लेंगी तो फिर उस शो में दम है भैया। बहुत बड़ी
चीजें और बहुत, बट मैं आपके सवाल की बहुत इज्जत कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्लोरीफाई किन के लिए किया जा रहा है, क्या है, मतलब एक एक हर चीज प्रोडक्ट बनती जा रही है और उसको बेचने के लिए हम जो भी करने को तैयार है, मतलब ये है। Well said, as usual, Manu Rishi Chadda ji, Rajesh Tailang ji, Nirupma Kotruma, and once again जोरदार तालियां। सिनेमा और थिएटर, भाषाएं उतार चढ़ाव, ये सत्र की समाप्ति होती है। रंजीत कुंवर रंजीत चौहान साहब आ गए हैं, खुबैब भी आ गए हैं, तो अब मुझे रुकना पड़ेगा। लेट्स कम फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ टुगेदर। एंड यस, वी आर देयर विद द 14th जश्न अदब साहित्योत्सव। प्लीज डू जोरदार तालियां। और मनु जी